नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस सीरीज में आज हम चैप्टर 28 पर चर्चा करेंगे, द फ्रीडम स्ट्रगल इन प्रिंसली इंडिया। हाँ, मतलब भारत की रियासतों में स्वतंत्रता संग्राम। ये वो भारत था जो ब्रिटिश इंडिया के नक्शे पर अलग रंग में दिखता था। बिल्कुल, और ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं था। आप सोचिए, देश का लगभग 2/5 एरिया, मतलब करीब 40% इलाका इन रियासतों में था। बाप रे, 40%? इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी रियासतें भी होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर, ये तो इतनी बड़ी थी कि कई यूरोपियन देशों से भी ज्यादा एरिया था इनका। और दूसरी तरफ बिल्कुल छोटी छोटी, कुछ 100 या 1000 की आबादी वाली रियासतें भी थीं। हजारों थी ऐसी। कमाल है, इतनी विविधता। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी, है ना? वो पैरामाउंट वाली बात। सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। हाँ, पैरामाउंट सी। बेसिकली ये ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता थी इन रियासतों पर। ये एक तरह की डील थी, आप कह सकते हैं। डील? कैसी डील? देखिए, अंग्रेजों ने इन राजा महाराजाओं को कहा कि देखो, बाहर से कोई हमला करे या अंदर कोई बगावत हो, हम आपको बचाएंगे, आपकी गद्दी सेफ रहेगी। प्रोटेक्शन की गारंटी। अच्छा। और बदले में राजाओं ने अंग्रेजों का ओवरऑल कंट्रोल मान लिया, उनकी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। हाँ, अंदरूनी मामलों में थोड़ी बहुत आजादी थी, पर असल कंट्रोल तो अंग्रेजों का ही था। तो इसका नतीजा क्या हुआ? रियासतों के अंदर शासन कैसा था? नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर रियासतें पूरी तरह से ऑटोक्रेटिक हो गईं। मतलब सारी पावर राजा या उसके कुछ खास विश्वास पात्रों के हाथ में आ गई। जनता की सुनवाई ना के बराबर। मतलब पूरी तरह राजा की मर्जी? जैसे कोई पुराना जमींदार होता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। रूल ऑफ लॉ, सिविल लिबर्टीज, ये सब तो भूल ही जाइए। बिल्कुल। और टैक्स, लैंड रेवेन्यू का बोझ अक्सर ब्रिटिश इंडिया के इलाकों से कहीं ज्यादा होता था। किसान पिस रहा था। और जो पैसा टैक्स से आता था, उसका क्या होता था? जनता पर खर्च होता था। महंगी गाड़ियां, विदेश यात्राएं, दिखावा और बर्बादी। ओह, मतलब एक तरफ जनता गरीबी में जी रही है और दूसरी तरफ महल में जश्न। हाँ, बिल्कुल यही स्थिति थी ज्यादातर जगह। लेकिन हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि कुछ अपवाद थे। कुछ शासक या उनके दीवान, जैसे बड़ौदा में या मैसूर में, अच्छे भी थे। उन्होंने प्रशासन में सुधार की कोशिश की, टैक्स सिस्टम को बेहतर बनाया, इंडस्ट्री लगाने की कोशिश की, शिक्षा को बढ़ावा दिया। कुछ ने तो जनता को सरकार में थोड़ी भागीदारी देने की भी सोची। लेकिन ये एक्सेप्शंस ही थे, है ना? आम तस्वीर तो पिछड़ेपन की ही थी। हाँ बिल्कुल। ज्यादातर रियासतें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक हर तरह से पिछड़ी हुई थीं। और इसके लिए सिर्फ वो राजा महाराजा ही जिम्मेदार नहीं थे। आप अंग्रेजों की तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ, अंग्रेजों का भी इसमें बड़ा हाथ था। देखिए, जैसे जैसे ब्रिटिश इंडिया में नेशनल मूवमेंट मजबूत होने लगा, अंग्रेजों को डर लगने लगा, तो उन्होंने इन राजाओं को, इन रियासतों को प्रतिक्रिया के गढ़ यानी बुलवर्क्स ऑफ रिएक्शन की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। बुलवर्क्स ऑफ रिएक्शन मतलब राष्ट्रवाद को रोकने वाली दीवारें। एग्जैक्टली। अंग्रेजों को लगता था कि ये राजा महाराजा उनके वफादार रहेंगे और राष्ट्रवादी लहर को अपनी रियासतों में घुसने नहीं देंगे। अगर कोई राजा थोड़ा प्रोग्रेसिव होने की कोशिश भी करता या नेशनल मूवमेंट से सहानुभूति दिखाता, जैसे बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़, तो अंग्रेज उसे तुरंत शक की नजर से देखने लगते थे। तो अंग्रेज दबाव डालते थे। बहुत ज्यादा। हर रियासत में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बैठा होता था। उसका काम ही यही था, निगरानी रखना, राजा के कामों में दखल देना। कई राजा जो शायद कुछ अच्छा करना चाहते भी होंगे, उनकी हिम्मत इसी रेजिडेंट की दखलंदाजी ने तोड़ दी। अंग्रेज चाहते ही नहीं थे कि इन रियासतों में मॉडर्न थिंकिंग या राष्ट्रवाद पनपे। वो चाहते थे कि ये पिछड़े ही रहें। बाप रे, तो जनता के लिए तो दोहरी मार थी। एक तरफ राजा की मनमर्जी, दूसरी तरफ अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण जो सुधार होने ही नहीं दे रहा था। बिल्कुल, यही असलियत थी। लेकिन फिर भी लोगों में राजनीतिक चेतना आई कैसे? ये हवा बदली कैसे? हवा तो बदलनी ही थी। देखिए, ब्रिटिश इंडिया में जो कुछ हो रहा था, आजादी की बातें, स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस के अधिवेशन, नेताओं के भाषण, अखबार, इन सब की खबरें धीरे धीरे रियासतों तक पहुंच ही रही थी। हाँ, दीवारें कितनी भी ऊंची हों, विचारों को नहीं रोक सकती। सही बात। लोगों में डेमोक्रेसी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सिविल लिबर्टीज, इन चीजों के बारे में जागरूकता बढ़ने लगी। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में एक और चीज हुई। ब्रिटिश इंडिया में जो क्रांतिकारी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, वो पुलिस से बचने के लिए अक्सर इन रियासतों में छिप जाते थे। अच्छा। हाँ, और वहां रहकर वो चुपचाप पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाने का काम भी करते थे। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बना,
वो था 1920 का नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट। हाँ, गांधी जी का वो बड़ा आंदोलन। हाँ, उसकी लहर इतनी जबरदस्त थी कि वो रियासतों की सीमाओं को लांघ गई। रियासतों की जनता ने भी देखा कि कैसे ब्रिटिश इंडिया में आम लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उनमें भी हिम्मत आई। और इसी माहौल में फिर वो स्थानीय संगठन बनने शुरू हुए, जिनका जिक्र आता है प्रजामंडल। बिल्कुल, यही वो दौर था जब रियासतों में लोगों ने अपने हक के लिए संगठित होना शुरू किया। मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा, काठियावाड़ रियासतें, दक्कन की रियासतें, जामनगर, इंदौर, नवानगर, कई जगहों पर प्रजामंडल या स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस जैसे नाम से संगठन खड़े हुए। ये लोकल लेवल पे काम करते थे? हाँ, शुरू में ये लोकल मुद्दे उठाते थे। ज्यादा टैक्स का विरोध, बेगार का विरोध, एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार की मांग, थोड़ी बहुत राजनीतिक अधिकारों की मांग। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया दिसंबर 1927 में। वो क्या था? इन सभी अलग अलग रियासतों के संगठनों को एक साथ लाया गया। एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनाया गया, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी AISPC। इसका पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ और उसमें 700 से ज्यादा पॉलिटिकल वर्कर शामिल हुए अलग अलग रियासतों से। 700 लोग? ये तो काफी बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। कौन थे इसके पीछे मुख्य लोग? हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। इसके पीछे बलवंत राय मेहता, मणिकलाल कोठारी, GR अभ्यंकर जैसे नेताओं का बड़ा हाथ था। अब रियासतों की जनता की एक संगठित आवाज थी जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रख सकती थी। तो एक तरफ रियासतों में ये प्रजामंडल और AISPC जैसे संगठन बन रहे थे, लोग जाग रहे थे। अब सवाल उठता है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस इस सब पर क्या कर रही थी? उनकी क्या पॉलिसी थी इन रियासतों को लेकर? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस ने अपनी नीति पहली बार साफ तौर पर 1920 के नागपुर अधिवेशन में सामने रखी। उन्होंने एक प्रस्ताव पास करके राजाओं से अपील की, आग्रह किया कि वे अपनी रियासतों में फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी पूरी तरह जिम्मेदार सरकार स्थापित करें। अच्छा, तो उन्होंने जिम्मेदार सरकार की मांग तो की, लेकिन क्या उन्होंने रियासतों के आंदोलनों में सीधा हिस्सा लिया? हाँ, यहीं पर पेंच था। कांग्रेस ने यह भी तय किया कि रियासतों के लोग कांग्रेस के सदस्य बन सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं। लेकिन वो रियासतों के अंदर कांग्रेस के नाम पर कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं चलाएंगे। ये क्यों? मतलब कांग्रेस का सदस्य बनो, पर कांग्रेस का झंडा लेकर अपनी रियासत में आंदोलन मत करो। ये तो अजीब बात है। अजीब लग सकता है, पर इसके पीछे कांग्रेस की अपनी सोच और कुछ व्यावहारिक कारण थे। पहली बात, कांग्रेस मानती थी कि ब्रिटिश भारत और रियासतों की पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत अलग थीं। कैसे अलग थी? देखिए, ज्यादातर रियासतों में सिविल लिबर्टीज, खासकर बोलने की, लिखने की, संगठन बनाने की आज़ादी बिल्कुल नहीं थी। ब्रिटिश इंडिया में फिर भी कुछ हद तक ही अधिकार थे। रियासतों में दमन बहुत ज्यादा क्रूर हो सकता था। दूसरा, लोगों में राजनीतिक चेतना और संगठन का स्तर भी उतना नहीं था जितना ब्रिटिश इंडिया में था। और कोई कारण? एक और बड़ा कारण था कानूनी स्थिति का। टेक्निकली ये रियासतें लीगली इंडिपेंडेंट एंटिटीज थीं, ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थी। अगर कांग्रेस सीधे वहां जाकर आंदोलन करती तो राजा और अंग्रेज दोनों इसे बाहरी हस्तक्षेप कहकर आसानी से कुचल सकते थे और कांग्रेस पर इंटरनेशनल लॉज तोड़ने का आरोप भी लगा सकते थे। अच्छा, ये कानूनी दांवपेच भी था। तो कांग्रेस का फंडा क्या था कि रियासतों के लोग अपनी लड़ाई खुद लड़े? हाँ, कांग्रेस का जोर इसी बात पर था। उनका मानना था कि रियासतों के लोगों को पहले अपनी ताकत खुद बनानी चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। वो प्रजामंडल जैसे अपने स्थानीय संगठनों के जरिए संघर्ष करें, अपनी क्षमता दिखाएं। कांग्रेस बाहर से नैतिक समर्थन देगी, गाइडेंस देगी, पर लड़ाई का बोझ वही के लोगों को उठाना होगा। इसे अहस्तक्षेप की नीति या पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन कहा गया। हाँ, मोटे तौर पर यही कहा गया। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि कांग्रेस नेताओं और AISPC के नेताओं के बीच इनफॉर्मल लेवल पर रिश्ते बहुत गहरे थे। गांधी जी, नेहरू, पटेल सब रियासतों के कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते थे, उन्हें सलाह देते थे। तो ये नीति कब तक चली? क्या इसमें कभी बदलाव आया? ये नीति काफी समय तक चली। 1927 में कांग्रेस ने अपना 1920 वाला प्रस्ताव दोहराया। 1929 में लाहौर अधिवेशन में जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ, तब अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने रियासतों के बारे में बहुत साफ कहा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि रियासतें बाकी भारत से अलग नहीं रह सकती। द इंडियन स्टेट्स कैनॉट लिव अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। और उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि रियासतों का भविष्य क्या होगा, ये तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ वहां की जनता को होना चाहिए,
राजाओं को नहीं। बाद में कांग्रेस ने राजाओं से ये भी मांग की कि वो अपनी प्रजा को फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दें। लेकिन सीधा हस्तक्षेप अब भी नहीं। नहीं, सीधा हस्तक्षेप अब भी नहीं, लेकिन माहौल बदल रहा था। और फिर 1930s के दशक के मध्य में दो ऐसी बड़ी घटनाएं हुईं जिन्होंने कांग्रेस को अपनी इस नीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अच्छा, कौन सी घटनाएं थी वो? पहली घटना थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का आना। इस एक्ट में एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव था। हाँ, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों दोनों को शामिल होना था। बिल्कुल। अब तक रियासतें ब्रिटिश क्राउन के मातहत थीं। सीधा ब्रिटिश इंडिया के साथ उनका कोई संवैधानिक रिश्ता नहीं था। इस एक्ट ने पहली बार उन्हें ब्रिटिश इंडिया के साथ एक स्ट्रक्चर में लाने की बात की। रियासतों को फेडरल लेजिस्लेचर में अपने प्रतिनिधि भेजने थे। तो ये तो अच्छी बात थी, रियासतें भी मुख्य धारा में आ रही थीं। दिखने में अच्छी थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चाल थी। चाल ये थी कि रियासतों से जो प्रतिनिधि आने थे वो जनता द्वारा चुने हुए नहीं होने थे। तो फिर वो राजाओं द्वारा मनोनीत होने थे। और उनकी संख्या कितनी रखी गई? फेडरल लेजिस्लेचर की कुल सीटों की 1/3। अरे बाप रे, 1/3 सदस्य सीधे राजाओं के आदमी। हाँ, ये तो पूरा खेल ही बदल देता। बिल्कुल। अंग्रेजों का प्लान साफ था। ये मनोनीत सदस्य एक सॉलिड कंजर्वेटिव ब्लॉक की तरह काम करते। वो हर उस कानून का विरोध करते जो राष्ट्रवादी होता या जिससे अंग्रेजों के हित को चोट पहुंचती। ये बेसिकली नेशनल मूवमेंट को कमजोर करने की एक शाही चाल थी। तो कांग्रेस और एएसपीसी ने इसका विरोध किया होगा? जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये फेडरेशन हमें मंजूर नहीं है। अगर रियासतों को शामिल करना है तो उनके प्रतिनिधि राजाओं के नॉमिनी नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने हुए होने चाहिए। इस मांग ने रियासतों में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की लड़ाई को और तेज कर दिया। लोगों को समझ आ गया कि जब तक उनके अपने चुने हुए नुमाइंदे नहीं होंगे तब तक उनका भला नहीं हो सकता। ये तो हुई पहली घटना। और दूसरी बड़ी घटना क्या थी? दूसरी बड़ी घटना हुई 1937 में। जब 1935 के एक्ट के तहत प्रांतीय चुनाव हुए तो ब्रिटिश भारत के ज्यादातर प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बन गईं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। बहुत बड़ा। कांग्रेस अब सिर्फ विपक्ष में आंदोलन करने वाली पार्टी नहीं रही, वो सत्ता में आ गई। इसका रियासतों की जनता पर जबरदस्त साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा। उनमें एक नया जोश, एक नया आत्मविश्वास आया। उन्हें लगा कि अब उनकी लड़ाई को पड़ोसी की कांग्रेस सरकारों से मदद मिल सकती है। और राजाओं पर भी दबाव बढ़ा होगा। बिल्कुल। राजाओं को भी समझ आ गया कि अब पॉलिटिकल रियलिटी बदल गई है। अब उनके पड़ोस में कोई कमजोर पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस सत्ता में है जो उनके अंदरूनी मामलों में दिलचस्पी ले सकती है और वहां की जनता के आंदोलनों को हवा दे सकती है। तो इन दो चीजों ने 1935 का एक्ट और 1937 में कांग्रेस सरकारों का बनना रियासतों में एक नया मोड़ ला दिया। हाँ, एक टर्निंग पॉइंट था ये। इसके बाद रियासतों में जन आंदोलन का एक नया ज्यादा शक्तिशाली दौर शुरू हुआ। और वो दौर था 1938-39 का, जिसे नई जागृति का साल कहा जाता है। बिल्कुल। 1938-1939 में रियासतों में जैसे एक विस्फोट हुआ। कई रियासतें जहां पहले कोई खास राजनीतिक गतिविधि नहीं थी वहां भी तेजी से प्रजामंडल बने। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और दूसरे सुधारों की मांग को लेकर बड़े बड़े आंदोलन शुरू हो गए। किन किन रियासतों में ज्यादा असर दिखा? जयपुर, कश्मीर, राजकोट, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, उड़ीसा की रियासतें। इन सब जगहों पर जबरदस्त संघर्ष हुए। लाठीचार्ज, गोलियां, गिरफ्तारियां, लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे रियासती भारत में एक साथ आग लग गई हो। इस अभूतपूर्व जन उभार को देख के ही फिर कांग्रेस ने अपनी पुरानी अहस्तक्षेप की नीति पर पुनर्विचार किया। अब कांग्रेस के लिए चुप रहना मुश्किल हो गया था। देखिए, फरवरी 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उसमें भी कांग्रेस ने मोटे तौर पर अपनी पुरानी नीति ही दोहराई थी कि रियासतों में आंदोलन कांग्रेस के नाम पर नहीं बल्कि स्थानीय संगठनों के नाम पर उनकी अपनी ताकत पर लड़े जाने चाहिए। लेकिन कुछ ही महीनों में माहौल बदल गया। हाँ, कुछ ही महीनों में जमीनी हकीकत इतनी बदल गई, लोगों में इतना जोश आ गया और वो इतने बड़े पैमाने पर संघर्ष करने लगे कि गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व को लगा कि अब नीति बदलने का वक्त आ गया है। वैसे भी कांग्रेस के अंदर जो रेडिकल और सोशलिस्ट ग्रुप थे जैसे जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन वगैरह और एआईएसपीसी के नेता, वो तो काफी समय से दबाव बना ही रहे थे कि कांग्रेस सीधी भूमिका निभाए। गांधी जी ने इस बदलाव का क्या कारण बताया? गांधी जी ने जनवरी 1939 में टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने समझाया कि देखो, कांग्रेस की नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी तब एक अच्छी स्टेट्समैनशिप थी जब रियासतों के लोग सोए हुए थे, उनमें चेतना नहीं थी। लेकिन अब जब रियासतों के लोगों में चौतरफा जागृति आ गई है,
यूनिवर्सल अवेकनिंग, और वो अपने जायज़ हकों के लिए लंबा संघर्ष करने और कष्ट झेलने को तैयार हैं, तो वही पुरानी नीति पर टिके रहना कायरता होगी। वाह, मतलब जैसे ही लोग तैयार हुए पुरानी सीमाएं टूट गईं। बिल्कुल। गांधी जी ने कहा, जिस क्षण वे तैयार हो गए, कानूनी, संवैधानिक और कृत्रिम सीमाएं नष्ट हो गईं। ये एक बहुत बड़ा ऐलान था। गांधी जी का खुद राजकोट रियासत के आंदोलन में सीधा हस्तक्षेप करना इसी बदली हुई सोच का नतीजा था। और फिर मार्च 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में इसे कांग्रेस की औपचारिक नीति बना दिया गया। हाँ, त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया। उसमें कहा गया कि रियासतों के लोगों में जो महान जागृति हुई है, उसे देखते हुए कांग्रेस द्वारा अपने ऊपर लगाए गए संयम, रिस्ट्रेंट में ढील दी जा सकती है या उसे पूरी तरह हटाया जा सकता है, और कांग्रेस का रियासतों की जनता के साथ अधिकाधिक एकात्म होगा। आइडेंटिफिकेशन, मतलब अब कांग्रेस रियासतों के संघर्षों को अपना ही संघर्ष मानेगी। एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और इसी साल 1939 में ही AISPC ने लुधियाना में अपना अधिवेशन किया और जवाहरलाल नेहरू को अपना अध्यक्ष चुना। नेहरू AISPC के अध्यक्ष, ये तो बहुत सिंबॉलिक था। हाँ, ये एक तरह से ब्रिटिश भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और रियासती भारत के जन आंदोलनों के विलय, फ्यूजन पर मोहर लगाने जैसा था। अब दोनों लड़ाइयां एक हो गई थी। लेकिन तभी एक और बड़ी घटना हो गई जिसने फिर से हालात बदल दिए, दूसरा विश्व युद्ध। हाँ, सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। इसका तुरंत असर पड़ा। ब्रिटिश भारत में कांग्रेस मंत्रालयों ने वाइसरॉय द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में इस्तीफा दे दिया। और सरकार ने दमन चक्र तेज कर दिया होगा। बिल्कुल। सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स लागू कर दिए, जिससे उसे बहुत ज्यादा शक्तियां मिल गईं। राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। इसका असर रियासतों पे भी पड़ा। वहां भी राजाओं और ब्रिटिश रेजिडेंट्स ने मिलकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर सख्ती बढ़ा दी। आंदोलन कुछ समय के लिए दबसा गया। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं चली। 1942 आ गया, क्विट इंडिया मूवमेंट। हाँ, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक मोड़ था। इस बार गांधी जी और कांग्रेस ने साफ कर दिया कि ये संघर्ष पूरे भारत के लिए है, ब्रिटिश भारत के लिए भी और रियासतों के लिए भी। करो या मरो का नारा रियासतों की जनता तक भी पहुंचाया गया। तो इस बार रियासतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिल्कुल। इस बार रियासतों के लोग पूरी तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का औपचारिक हिस्सा बन गए। उन्होंने न सिर्फ अपने राज्यों में जिम्मेदार सरकार की मांग की, बल्कि उन्होंने ये मांग भी उठाई कि अंग्रेज भारत छोड़े और रियासतों को भारतीय राष्ट्र का अभिन्न अंग बनाया जाए। लड़ाई अब सिर्फ राजा के खिलाफ नहीं थी, बल्कि अंग्रेजी राज के खिलाफ भी थी और भारत की एकता के लिए भी थी। तो ये संघर्ष चलता रहा युद्ध के दौरान। फिर जब युद्ध खत्म हुआ 1945 में और आज़ादी की बातचीत शुरू हुई, तब इन रियासतों का क्या हुआ, ये तो सबसे बड़ा सवाल था। हाँ, ये सबसे पेचीदा मसला बन गया। अंग्रेजों का कहना था कि जैसे ही वो भारत छोड़ेंगे, उनकी पैरामाउंटसी रियासतों पर से खत्म हो जाएगी। और पैरामाउंटसी खत्म होने का मतलब था कि कानूनी तौर पर ये रियासतें आज़ाद हो जाएंगी। वो चाहे तो भारत में मिले, चाहे पाकिस्तान में, या चाहे तो स्वतंत्र रहें। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति थी। 500 से ज्यादा रियासतें अगर सब आज़ाद होने का फैसला कर लेती तो भारत के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते। बिल्कुल। बाल्कनाइजेशन का खतरा था। भारत का नक्शा कैसा होता, सोचकर भी डर लगता है। इस मुश्किल चुनौती से निपटने का श्रेय मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव VP मेनन को जाता है। उन्होंने कैसे संभाला इसे? उन्होंने कई तरीकों का इस्तेमाल किया। कूटनीतिक दबाव, राजाओं को प्यार से समझाना, थोड़ा डराना धमकाना, आर्म ट्विस्टिंग, रियासतों में चल रहे जन आंदोलनों का डर दिखाना, और ज्यादातर राजाओं को यह एहसास भी हो गया था कि अकेले दम पर आज़ाद रहना उनके लिए मुमकिन नहीं है, खासकर जब उनकी अपनी जनता ही भारत में विलय चाहती हो। तो ज्यादातर मान गए। हाँ, सरदार पटेल के प्रयासों से स्वतंत्रता मिलने तक लगभग सभी रियासतों ने कुछ को छोड़कर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए। ये एक दस्तावेज था जिसके तहत उन्होंने रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे विषय भारत सरकार को सौंप दिए और भारत में शामिल हो गए। लेकिन कुछ ने तो आनाकानी की थी। आखिर तक त्रावणकोर, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद। हाँ, कुछ रियासतें थीं जिन्होंने दिक्कतें पैदा की। त्रावणकोर ने पहले आज़ाद रहने का ऐलान किया, फिर मान गया। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में मिलना चाहता था, जबकि जनता भारत में। वहां जनमत संग्रह हुआ और भारत में विलय हुआ। कश्मीर का मामला तो और भी जटिल था। महाराजा हरि सिंह फैसला नहीं कर पा रहे थे। फिर कबायली हमले के बाद उन्होंने भारत से मदद मांगी और विलय पत्र पर दस्तखत किए, लेकिन वो मुद्दा आज तक खिंच गया है। और हैदराबाद, वो तो सबसे बड़ी रियासत थी। हाँ, हैदराबाद का निजाम तो अड़ गया था
कि वो एक स्वतंत्र देश बनेगा। उसने विलय से साफ इनकार कर दिया। वहां कासिम रिजवी के नेतृत्व में रजाकारों का एक हथियारबंद संगठन था जो भारत में विलय का विरोध कर रहा था और गैर मुस्लिमों पर अत्याचार भी कर रहा था। तो फिर हैदराबाद का विलय कैसे हुआ? जब बातचीत और दबाव के सारे रास्ते बंद हो गए तो भारत सरकार ने सितंबर 1948 में सैन्य कार्रवाई की, जिसे पुलिस एक्शन या ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। कुछ ही दिनों में निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। तो इस तरह से इन रियासतों का भारत में एकीकरण हुआ। काफी उतार चढ़ाव भरी कहानी रही है। हाँ बिल्कुल। और इसमें रियासतों की जनता के संघर्षों का, उनके प्रजामंडलों और AISPG के आंदोलनों का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने न केवल अपने राज्यों में लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि भारत की एकता को भी सुनिश्चित किया। राजकोट और हैदराबाद जैसी रियासतों के आंदोलनों को अगर देखें तो हमें संघर्ष के अलग अलग पैटर्न और चैलेंजेस समझ आते हैं। राजकोट में गांधी जी ने खुद हस्तक्षेप किया, जबकि हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। तो ये थी रियासतों में स्वतंत्रता संग्राम और उनके भारत में विलय की कहानी। कैसे वो धाराएं जो अलग बहती दिख रही थीं, आखिरकार राष्ट्रीय मुख्यधारा की बड़ी नदी में आकर मिल गईं। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में नहीं बल्कि पूरे भारत में लड़ी गई थी और रियासतों का संघर्ष उसका एक अभिन्न हिस्सा था। सही कहा। चलिए, इस महत्वपूर्ण पहलू को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। चलो राजकोट की कहानी में और गहरे उतरते हैं। काठियावाड़ पेनिनसुला की ये छोटी सी रियासत, हाँ, आबादी मुश्किल से 75,000, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि इसका वजन, इसकी इम्पोर्टेंस अपने साइज से कहीं ज्यादा थी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और इसकी खास वजह थी कि राजकोट शहर वेस्टर्न इंडिया स्टेट एजेंसी, जिसे विसा कहते थे ना, उसका हेडक्वार्टर था। अच्छा। हाँ, यहीं ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट बैठता था और वो पूरे इलाके की दर्जनों रियासतों पर नजर रखता था। तो साइज में छोटा होकर भी अंग्रेजों के लिए ये एक तरह का रीजनल पावर सेंटर था। समझ गई। जैसे आजकल कोई छोटा शहर इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां कोई बड़ा सरकारी दफ्तर खुल जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही, कुछ वैसा ही मामला था। और सोर्सेज में यहाँ के एक शासक लाखाजी राज का जिक्र आता है। 1930 तक करीब 20 साल राज किया उन्होंने। बड़े कमाल के आदमी लगते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट सब पर ध्यान दिया। उस जमाने के हिसाब से तो काफी प्रोग्रेसिव राजा थे वो। सच में? हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनिए, 1923 में उन्होंने राजकोट प्रजा प्रतिनिधि सभा शुरू की। अच्छा, ये क्या था? सोचिए, एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली, 90 सदस्य थे उसमें, और चुनाव के आधार पर, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पर। क्या बात है, 1923 में? हाँ, आज 2024 में भी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कई जगह बहस का मुद्दा बन जाता है, और वो ये 100 साल पहले कर रहे थे। रियासतों के माहौल में तो ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी कदम था। गजब। हालांकि सोर्सेज ये भी बताते हैं कि ठकुर साहब यानी राजा के पास वीटो पावर थी। हाँ बिल्कुल थी। पर लाखाजी राज ने इसे शायद ही कभी इस्तेमाल किया। लोगों की भागीदारी को, पॉपुलर पार्टिसिपेशन को एक तरह की लेजिटिमेसी मिली उनके राज में। सही बात है, ये नहीं कि बस नाम के लिए सभा बनाई दी। हाँ वही, जैसे किसी कॉलेज का प्रिंसिपल स्टूडेंट्स यूनियन की बात सुने और माने भी, भले ही फाइनल डिसीजन उसी का हो। एग्जैक्टली, ये दिखाता है कि वो सच में लोगों को साथ लेकर चलना चाहते थे। और उनका नेशनलिज्म से कनेक्शन भी कमाल का था, है ना? हाँ, वो भी गजब का था। 1921 में पहली काठियावाड़ पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस राजकोट में करने की परमिशन दी। अच्छा। और उसके अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। हाँ। और वो खुद भी कॉन्फ्रेंस के राजकोट और भावनगर वाले सेशंस में गए 1925 में। अरे वाह। ये उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। ज्यादातर राजे महाराजे तो आप जानती हैं, अंग्रेजों के साथ बनाकर रखने में भी भलाई समझते थे। बिल्कुल। इतना ही नहीं, राजकोट में नेशनल स्कूल के लिए जमीन दी, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी का एक तरह से अड्डा बन गया। और सबसे मजेदार बात, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की परवाह किए बिना खादी पहनते थे। हाँ, ये तो है। गांधी जी के लिए तो बहुत रिस्पेक्ट थी उनके मन में। कहते हैं गांधी जी को राजकोट का बेटा बुलाते थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा है ये। अपने दरबार में उन्हें सिंहासन पर बिठाते और खुद नीचे दरबारियों के साथ बैठते थे। सोचिए। कमाल है। नेहरू जी का भी स्वागत किया। इमेजिन कीजिए, आज कोई चीफ मिनिस्टर सेंटर की पॉलिटिकल लाइन से हटकर किसी बड़े विपक्षी नेता का खुलेआम ऐसा सम्मान करे। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वाकई वो सिर्फ शासक नहीं, दिल से नेशनलिस्ट थे। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया। 1930 के बाद लाखाजी राज नहीं रहे। हाँ, उनके बेटे धर्मेंद्र सिंह जी गद्दी पर बैठे, और वो अपने पिता से बिल्कुल उलट थे।
सोर्सेस तो यही कहते हैं कि उन्हें बस ऐशो आराम, पार्टीज, हंटिंग, बस इसी सब में इंटरेस्ट था। ओहो। तो नतीजा, असली ताकत आ गई दीवान वीरावाला के हाथ में। ये बिल्कुल वो क्लासिक कहानी है, जैसे बाप ने सल्तनत बनाई और बेटा उड़ाने में लग गया। बिल्कुल, और वीरावाला ने भी ठाकुर को रोका नहीं रियासत का पैसा उड़ाने से, बल्कि शायद एनकरेज ही किया। और हालत ये हो गई कि माचिस, चीनी, चावल, सिनेमा लाइसेंस जैसी बेसिक चीजों की मोनोपोलीज, मतलब इजारेदारी। हाँ, इजारेदारी व्यापारियों को बेचनी शुरू कर दी। अब सोचिए, जब हर चीज का ठेका किसी एक व्यापारी के पास होगा तो वो तो मनमानी कीमत वसूलेगा ही। बिल्कुल, कीमतें आसमान छूने लगी, आम लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। हाँ, ऊपर से ठाकुर का वो लग्जूरियस लाइफस्टाइल। हाँ, और वो प्रतिनिधि सभा भी बंद हो गई थी शायद। बंद हो गई थी। टैक्स बढ़ रहे थे, ये सब मिलकर डिसकंटेंट का एक वोल्केनो जैसा तैयार कर रहे थे। बिल्कुल वैसा ही, जैसे किसी घर में कमाने वाला चला जाए और निकम्मा बेटा घर के मैनेजर के साथ मिलकर पुश्तैनी जायदाद लुटाने लगे। बेचारी जनता पिस रही थी। हाँ, सही कहा। लेकिन इस डिसकंटेंट को चैनलाइज करने के लिए, मतलब एक डायरेक्शन देने के लिए, पॉलिटिकल जमीन पहले से तैयार हो रही थी। अच्छा, कैसे? देखिए, मनसुखलाल मेहता, अमृतलाल सेठ, बलवंत राय मेहता जैसे पुराने नेता तो थे ही, लेकिन 1936 के बाद यूएन डेहभर के लीडरशिप में गांधीयन कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स का ग्रुप ज्यादा एक्टिव हो गया। ओ, तो गांधी जी के आइडियाज अब रियासतों में भी पहुंच रहे थे। हाँ, बिल्कुल। उनके नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस और कंस्ट्रक्टिव वर्क के आइडियाज अब रियासतों की राजनीति में भी जड़ें जमा रहे थे। तो पहला बड़ा टकराव कब हुआ? पहला बड़ा कॉन्फ्रंटेशन हुआ 1936 में। जेठालाल जोशी थे, एक गांधीयन वर्कर। उन्होंने सरकारी कॉटन मिल के कोई 800 मजदूरों को ऑर्गेनाइज किया। अच्छा। बेहतर वर्किंग कंडीशंस की मांग को लेकर 21 दिन की हड़ताल चली और कमाल ये कि कामयाब रही। अरे वाह! दरबार को झुकना पड़ा। हाँ, दरबार को मांगे माननी पड़ी। भले ही छोटी जीत थी, पर इसने लोगों का हौसला बहुत बढ़ाया। बिल्कुल। वैसे जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स कैंटीन के खाने या हॉस्टल फीस के खिलाफ पहली बार प्रोटेस्ट करें और मैनेजमेंट मान जाए। हाँ हाँ, वही बात। लगता है कि हाँ, आवाज उठाने से फर्क पड़ता है। फिर क्या हुआ? इसी कामयाबी से उत्साहित होकर जोशी और ढेबर ने मार्च 1937 में कातियावाड़ राजकीय परिषद की मीटिंग बुलाई, 8 साल के गैप के बाद। 8 साल? हाँ, और भीड़ देखिए, 15,000 लोग आए। ये दिखाता है कि लोग अब मोबिलाइज होने लगे थे। मांगें क्या थीं? मांगे सीधी थीं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी ऐसी सरकार जो जनता के प्रति जवाबदेह हो, राजा के प्रति नहीं, और टैक्स और सरकारी खर्चों में कमी। बेसिक डिमांड थी जो आम आदमी की तकलीफों को आवाज दे रही थी। लेकिन दरबार ने कोई ध्यान नहीं दिया होगा? बिल्कुल नहीं, कोई जवाब नहीं। फिर आया 15 अगस्त 1938, गोकुलाष्टमी का मेला। ओके। परिषद के कार्यकर्ताओं ने मेले में चल रहे जुए के खिलाफ प्रदर्शन किया। पता चला कि जुए की मोनोपोली भी दरबार ने कार्निवाल नाम की एक बदनाम कंपनी को बेच दी थी। हर चीज बेच रहे थे वो तो। हाँ, प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, प्लान के मुताबिक। लेकिन पहले एजेंसी पुलिस, यानी अंग्रेजों की पुलिस, और फिर स्टेट पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बुरी तरह लाठीचार्ज किया। ओहो, ये तो स्टेट रिप्रेशन का क्लासिक मामला है। बिल्कुल, जब सत्ता शांतिपूर्ण विरोध को भी कुचल देना चाहती है। इसका रिएक्शन इमीडिएट हुआ। क्या हुआ? पूरे राजकोट शहर में हड़ताल हो गई। हाँ। 5 सितंबर को परिषद का सेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता करने कौन आए? कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरे वाह, सरदार पटेल खुद? हाँ, सरदार पटेल का आना मतलब अब ये सिर्फ राजकोट का लोकल मामला नहीं रहा, इसे कांग्रेस का पूरा बैकिंग मिल गया था। सही बात है। पटेल ने वीरावाला से मिलकर मांगे रखी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बने, प्रतिनिधि सभा का नया चुनाव हो, लगान में 15% कमी की जाए, सारी मोनोपोलीज रद्द हों और राजा के निजी खर्च यानी प्रिवी पर्स की एक लिमिट तय हो। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिमांड्स थी, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी। हाँ, बिल्कुल। तो दरबार और वीरावाला ने क्या किया, मान ली? हाँ, उन्होंने मांगे मानने के बजाय अंग्रेजों से मदद मांगी। रेजिडेंट जो था रियासत में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि, उससे कहा कि किसी ब्रिटिश अफसर को दीवान बना दो ताकि सख्ती से आंदोलन को दबाया जा सके। अच्छा। हाँ, केडेल नाम का अफसर 12 सितंबर को आया भी, और वीरावाला वो पर्दे के पीछे चले गए, ठाकुर के प्राइवेट एडवाइजर बनकर। अरे, मतलब सामने अंग्रेज अफसर का चेहरा दिखा दिया ताकि लगे कि सब रूल ऑफ लॉ से हो रहा है, लेकिन असली पावर और कंट्रोल अपने हाथ में रखा। टिपिकल कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल पावर प्ले। समझ गई। तो अब सत्याग्रह और तेज हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल। अब सत्याग्रह और तेज हो गया, फुल स्केल मूवमेंट बन गया। लोगों ने लगान देना बंद कर दिया। अच्छा। मोनोपोली वाले ठेकों को चैलेंज किया, रियासत में बनी चीजों
यहां तक कि बिजली और कपड़े का बॉयकॉट शुरू कर दिया। स्टेट बैंक से अपने पैसे निकाल लिए। बाप रे। सरकारी मिल के मजदूर और छात्र हड़ताल पर चले गए। बेसिकली रियासत की आमदनी के सारे सोर्सेज, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी बंद करने की कोशिश। ये एक सोची समझी इकोनॉमिक ब्लॉकेज स्ट्रैटेजी थी, रियासत को घुटनों पर लाने के लिए। और सरदार पटेल का इन्वॉल्वमेंट कैसा था इसमें? वो कमाल का था। भले ही वो ज्यादातर समय राजकोट में फिजिकली मौजूद नहीं थे, पर रोज शाम फोन पे लोकल लीडर्स को डायरेक्ट करते थे। सोचिए उस जमाने में एसटीडी कॉल कितना महंगा और मुश्किल होता होगा। हाँ, सही बात है। आसपास के इलाकों से काठियावाड़, ब्रिटिश गुजरात, बॉम्बे से वॉलंटियर्स आने लगे। ऑर्गेनाइजेशन भी कमाल का था। कैसे? गुप्त कमांड चेन थी। एक नेता गिरफ्तार हुआ तो अगला तैयार। अखबारों में कोड नंबर्स छपते थे। कोड नंबर्स किस लिए? जिससे बाहर से आने वाले सत्याग्रही को पता चलता था कि उसे कब राजकोट पहुंचना है और उसके रुकने खाने का क्या इंतजाम है। सोचिए, बिना व्हाट्सएप, बिना इंटरनेट की ये कोऑर्डिनेशन। कमाल है। ये दिखाता है कि मूवमेंट कितना ऑर्गेनाइज्ड और डेडिकेटेड था। बिल्कुल। नवंबर 1938 आते आते अंग्रेज भी फिक्रमंद हो गए। वाइसरॉय लिनलुथको ने लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को तार भेजा। क्या लिखा उसमें? चिंता जताई कि अगर कांग्रेस राजकोट केस जीत गई तो ये आंदोलन पूरे काठियावाड़ में फैलेगा और फिर वो अपनी गतिविधियां दूसरी दिशाओं में बढ़ाएंगे। मतलब अंग्रेजों को डर था कि राजकोट की ये चिंगारी पूरे प्रिंसली इंडिया में आग लगा सकती है। उन्हें पता था कि एक रियासत में कांग्रेस की सफलता बाकी रियासतों के लिए प्रेसिडेंट बन जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी दरबार ने समझौता कर लिया पटेल से 26 दिसंबर 1938 को, अंग्रेजों की सलाह के खिलाफ जाकर। हाँ, शायद दबाव में आकर या शायद अंग्रेजों को साइडलाइन करके समझौता हो गया। तय हुआ, ठाकुर का प्रिवी पर्स लिमिट किया जाएगा और 10 लोगों की एक कमेटी बनेगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का ड्राफ्ट तैयार करेगी, जनता को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने के लिए। तो लगा कि चलो संघर्ष रंग लाया, जीत मिल गई। हाँ, ऐसा ही लगा। और इस समझौते का सबसे क्रूशियल पॉइंट था एक अलग चिट्ठी में दी गई इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, वो क्या थी? ठाकुर ने सरदार को लिख कर दिया कि कमेटी के 10 में से 7 सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल रेकमेंड करेंगे और हम ठाकुर उन्हें नॉमिनेट करेंगे। ओह, इसका मतलब तो कमेटी में पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव्स की मेजॉरिटी होगी जो कांग्रेस के पक्ष में थी। बिल्कुल। समझौते के बाद सारे कैदी रिहा कर दिए गए, सत्याग्रह वापस ले लिया गया। माहौल जीत के जश्न का था। पर कहानी अभी बाकी थी। ब्रिटिश सरकार को ये बात पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं आई। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि ठाकुर ने उनकी मर्जी के बिना कांग्रेस से सीधा समझौता कर लिया। फौरन दिल्ली और लंदन में हलचल हुई। रेजिडेंट, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, वाइसरॉय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सब एक्टिव हो गए। फिर ठाकुर को साफ निर्देश दिया गया कि सरदार पटेल की दी हुई 7 नामों की लिस्ट मंजूर न करें, बल्कि रेजिडेंट की मदद से एक बैलेंस्ड लिस्ट बनाएं। अरे, ये तो पैरामाउंट पावर का सीधा सीधा इंटरफेरेंस था। वही लोग जो रियासतों की ऑटोनॉमी की दुहाई देते थे। हाँ, और बहाना क्या बनाया गया? वही पुराना डिवाइड एंड रूल टैक्टिक। क्या बहाना? कहा गया कि पटेल की लिस्ट में तो सिर्फ ब्राह्मण और बनिया है, इसमें राजपूतों, मुसलमानों और दलितों का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? ओह, क्लासिक। अब ये जेन्युइन कंसर्न था या सिर्फ बहाना? सोर्सेस तो यही इशारा करते हैं कि ये कांग्रेस की जीत को रोकने का बहाना ज्यादा था। अंग्रेजों को डर था कि राजकोट मॉडल दूसरी रियासतों में कॉपी होगा। नतीजा, समझौता टूट गया। बिल्कुल वैसे जैसे दो भाइयों में बंटवारे पर सुलह हो जाए और कोई बाहर वाला रिश्तेदार आकर एक के कान भर दे कि तुम्हें कम मिला और मामला फिर बिगड़ जाए। सही मिसाल दी आपने, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो फिर 26 जनवरी 1939 सत्याग्रह दोबारा शुरू। हाँ, सत्याग्रह फिर शुरू। इस बार वीरावाला ने और भी सख्ती दिखाई, भयंकर दमन चक्र चलाया। देश भर के नेशनलिस्ट में गुस्सा और चिंता फैल गई। कस्तूरबा गांधी, हाँ, उनका जिक्र था। वो तो राजकोट में ही पली बड़ी थी, उनका तो यही संबंध है। हाँ, वो इतनी दुखी हुई कि अपनी खराब सेहत के बावजूद राजकोट जाने का फैसला किया। वहां पहुंचते ही उन्हें और मणिबेन पटेल, सरदार पटेल की बेटी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। महिलाओं को भी नहीं बख्शा, वो भी इतनी रिस्पेक्टेड फिगर्स को। ये दिखाता है कि वीरावाला किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और तब महात्मा गांधी ने खुद राजकोट जाने का फैसला किया। गांधी जी खुद गए? हाँ, उनके लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं थी। वो मानते थे कि ठाकुर का वादा तोड़ना एक गंभीर नैतिक सवाल है, एक सीरियस मॉरल इशू है और एक सत्याग्रही का धर्म है इसका विरोध करना। और उनका राजकोट से पुराना नाता भी था। हाँ, पारिवारिक नाता भी था। उनके पिता वहां दीवान रह चुके थे, तो उन्हें लगा कि उनका पर्सनल इंटरवेंशन जरूरी है। गांधी जी के आने से राजकोट सत्याग्रह नेशनल स्पॉटलाइट में आ गया। उन्होंने आते ही क्या किया? गांधी जी ने आते ही मास सत्याग्रह रुकवा दिया।
ताकि बातचीत का माहौल बन सके। उन्होंने रेजिडेंट, ठाकुर, वीरावाला सबसे कई दौर की बातचीत की, समझाने की कोशिश की। पर कोई माना नहीं। कोई नतीजा नहीं निकला। तब गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया। 3 मार्च 1939 तक दरबार 26 दिसंबर वाले समझौते का सम्मान करे, वरना वो आमरण अनशन, फास्ट अनटू डेथ शुरू करेंगे। ओहो, ये गांधी जी का अल्टीमेट वेपन था। हाँ, जब सारे रास्ते बंद हो जाते थे, वो अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो जाते थे। ठाकुर और वीरावाला अपनी बात पर अड़े रहे। शायद उन्हें लगा गांधी जी धमकी दे रहे हैं, या शायद वो ब्रिटिश शय पर इतने कॉन्फिडेंट थे। 3 मार्च को गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया। और फिर तो पूरे देश में हंगामा मच गया होगा। बिल्कुल, खबर आग की तरफ फैली। देश भर में प्रोटेस्ट्स हुए, हड़तालें हुई, कई जगहों पर विधानसभाओं की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कांग्रेस शासित प्रांतों के मंत्रियों ने इस्तीफे तक की धमकी दे डाली। वाइसरॉय लिनलिथगो पर जबरदस्त दबाव बन गया। गांधी जी ने भी वाइसरॉय को लिखा होगा। हाँ, गांधी जी ने खुद वाइसरॉय को लिखा कि पैरामाउंट पावर की यह जिम्मेदारी है कि वो ठाकुर से वादा निभाएं। उन्होंने अंग्रेजों को उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाई। तो वाइसरॉय ने क्या किया? दबाव काम कर गया। 7 मार्च को वाइसरॉय ने एक बीच का रास्ता सुझाया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि भारत के चीफ जस्टिस सर मॉरिस ग्वायर इस मामले में आर्बिट्रेशन करें। आर्बिट्रेशन मतलब वो एक निरपक्ष विचारक के तौर पर फैसला करें कि क्या 26 दिसंबर के समझौते के तहत ठाकुर वाकई सरदार पटेल द्वारा सुझाए गए 7 सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए बाध्य थे। अच्छा, तो गांधी जी मान गए। हाँ, गांधी जी को यह प्रस्ताव ठीक लगा। उन्हें उम्मीद थी कि एक निष्पक्ष कानूनी जांच से सच सामने आ जाएगा। उन्होंने अनशन तोड़ दिया। एक बार फिर लगा कि संकट टल गया। और चीफ जस्टिस ग्वायर का फैसला क्या आया? फैसला 3 अप्रैल 1939 को आया, और फैसला सरदार पटेल के पक्ष में था। ग्वायर अवार्ड ने साफ कहा कि हाँ, ठाकुर ने सरदार पटेल के 7 नॉमिनीज को स्वीकार करने पर सहमति दी थी, और वो चिट्ठी समझौते का हिस्सा थी। तो ये तो सत्याग्रहियों की बहुत बड़ी जीत थी कानूनी तौर पर। अब तो मामला सुलझ ही गया होगा। लगना तो यही चाहिए था, लेकिन राजकोट में वीरावाला हार मानने को तैयार नहीं थे। ग्वायर अवार्ड आ गया, पर दिल नहीं बदले थे। फिर क्या हुआ? वीरावाला ने फिर वही राजपूत, मुस्लिम, दलित प्रतिनिधित्व वाला मुद्दा उठाया। गांधी जी ने कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूलाज भी दिए, जिनमें इन समुदायों को रिप्रेजेंटेशन देते हुए भी कमेटी में सरदार या परिषद के नॉमिनीज की मेजॉरिटी बनी रहती। लेकिन वीरावाला ने सब ठुकरा दिया। मतलब साफ था कि वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस समर्थित कमेटी नहीं बनने देना चाहते थे। बिल्कुल। माहौल और बिगड़ने लगा। गांधी जी की शाम की प्रार्थना सभाओं में राजपूतों और मुसलमानों के कुछ समूह आकर हॉस्टाइल डेमोन्स्ट्रेशंस करने लगे, नारे लगाने लगे। उधर मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी बयान जारी कर दिए, मुसलमानों और दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। तो मामला और उलझ गया। कम्युनल पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। हाँ, वीरावाला और दरबार ने इस सारी स्थिति का फायदा उठाया और ग्वायर अवार्ड को लागू करने से साफ मना करते रहे। अब ये मामला सिर्फ राजकोट वर्सेस कांग्रेस नहीं रहा था। और पैरामाउंट पावर यानी ब्रिटिश सरकार वो क्या कर रही थी? वो चुपचाप तमाशा देखती रहीं। उन्होंने ग्वायर अवार्ड को लागू करवाने के लिए कोई दखल नहीं दिया। क्यों देते भला? हाँ, क्यों देते? उन्हें कांग्रेस की सीधी जीत से कोई फायदा नहीं था। बिल्कुल। और न ही वो रियासतों में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बढ़ावा देना अपना काम समझते थे, बल्कि देखा जाए तो समझौते से पीछे हटने के लिए उकसाया भी तो उन्होंने ही था। तो वो क्यों इसे लागू करवाते? वो बस किनारे खड़े होकर देख रहे थे, या शायद पर्दे के पीछे से वीरावाला की पीठ थपथपा रहे थे? इस डेडियोक और बिगड़ते माहौल के बीच गांधी जी ने फिर क्या किया? वो तो बड़े अजीबोगरीब फैसले लेते थे कभी-कभी। हाँ, और यहां भी उन्होंने एक बहुत अनएक्सपेक्टेड कदम उठाया। उन्होंने अपनी रणनीति और अपने तरीकों का आत्मविश्लेषण किया, सेल्फ एनालिसिस। अच्छा, क्या लगा उन्हें? उन्हें लगा कि उनसे गलती हुई है। गलती ये कि उन्होंने ठाकुर पर समझौते का पालन करवाने के लिए पैरामाउंट पावर यानी ब्रिटिश सरकार की अथॉरिटी का इस्तेमाल करने की कोशिश की। मतलब चीफ जस्टिस की आर्बिट्रेशन के जरिए। हाँ, उन्हें ये एक तरह की कोअर्शन या हिंसा महसूस हुई, जो उनके नॉन वायलेंस के सिद्धांत के खिलाफ थी। उनके हिसाब से शुद्ध नॉन वायलेंस का तकाजा था कि उनका अनशन सिर्फ ठाकुर और वीरावाला के हृदय परिवर्तन के लिए होना चाहिए था, बाहरी सत्ता के दबाव के लिए नहीं। उन्हें सिर्फ अपने कष्ट और प्रेम की शक्ति पर निर्भर रहना चाहिए था। तो फिर उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने पब्लिकली अपनी हार स्वीकार की। उन्होंने ठाकुर को 26 दिसंबर के समझौते और ग्वायर अवार्ड दोनों से मुक्त कर दिया। क्या
समझौते से मुक्त कर दिया। हाँ, उन्होंने वाइसरॉय और चीफ जस्टिस से उनका समय बर्बाद करने के लिए माफी मांगी और उन्होंने अपने विरोधियों, राजपूतों, मुसलमानों से भी माफी मांगी कि वो उनका विश्वास नहीं जीत पाए, और फिर वो राजकोट छोड़कर ब्रिटिश इंडिया वापस चले गए। वाओ, ये तो मतलब दिमाग घुमा देने वाला टर्न है। इतनी लड़ाई, सरदार पटेल का नेतृत्व, लोगों का बलिदान, गांधी जी का अनशन, चीफ जस्टिस का फैसला और आखिर में गांधी जी का ये कहना कि मेरा तरीका ही शायद सही नहीं था, इसलिए मैं पीछे हटता हूं। हाँ, ये समझना आज के पॉलिटिकल जमाने में तो बहुत मुश्किल है। लेकिन शायद यही गांधी जी की यूनिक मॉरल स्ट्रेंथ थी, उसूलों पर टिके रहना, चाहे पॉलिटिकल नतीजा कुछ भी हो। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रैक्टिकल था? जमीनी स्तर पर जो लोग लड़ रहे थे, उनका मोराल इससे कैसे अफेक्ट हुआ होगा? बावजूद कई चीजें साफ कर गया। जैसे कि इसने रियासतों की उस पैराडॉक्सिकल सिचुएशन को उजागर कर दिया जिसने वहां पॉलिटिकल रिफॉर्म के काम को इतना मुश्किल बना रखा था। क्या पैराडॉक्स था वो? पैराडॉक्स ये था कि एक तरफ तो रियासतों के शासकों को अपनी जनता के खिलाफ ब्रिटिश सरकार का पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ था। कोई भी आंदोलन होता तो अंग्रेज शासक की मदद के लिए खड़े हो जाते। हाँ, ये तो था। लेकिन दूसरी तरफ जब लोग या कांग्रेस ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालते कि वो शासकों से सुधार करवाएं, तो अंग्रेज फौरन कह देते थे कि अरे भाई, रियासतें तो ऑटोनॉमस हैं, उनके अंदरूनी मामलों में हम दखल नहीं दे सकते। हाँ, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हुए। मतलब राजा अगर जनता पर जुल्म करे तो अंग्रेज साथ देंगे, लेकिन अगर राजा जनता की भलाई के लिए कांग्रेस से समझौता कर ले, जैसा शुरू में हुआ था, तो अंग्रेज कहेंगे ये गलत है और उसे तोड़वा देंगे। बिल्कुल। मतलब ऑटोनॉमी का बहाना सिर्फ तब जब अंग्रेजों के मतलब की बात हो। पावर अपनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा की। एग्जैक्टली। पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये लीगल सेपरेशन, ये लीगल फिक्शन जो था ब्रिटिश सरकार और रियासतों के बीच, ये सुधार के किसी भी दबाव का विरोध करने का एक बहुत कन्वीनियंट बहाना बन गया था। ये स्थिति ब्रिटिश इंडिया से बिल्कुल अलग थी, जहां सीधे ब्रिटिश सरकार से लड़ना था। रियासतों में लड़ाई तिहरी थी, राजा से, अंग्रेजों से और इस कॉम्प्लेक्स लीगल स्ट्रक्चर से। तो शायद कांग्रेस लीडरशिप जो सालों तक कहती रही कि रियासतों के आंदोलनों को सीधे कांग्रेस के आंदोलनों से नहीं मिलाना चाहिए, वो शायद सही थे। उनकी हिचकिचाहट के पीछे सिर्फ टालम-टोल नहीं, बल्कि इन वास्तविक कठिनाइयों की समझ थी। हाँ, लगता तो यही है। राजकोट का उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। ये आज भी रेलेवेंट है। सोचिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस में कैसे लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ग्रे एरियाज बड़े सोशल मूवमेंट्स या रिफॉर्म्स को कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं। सही कहा आपने। और राजकोट सत्याग्रह का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देखना चाहिए। भले ही इमीडिएट गोल हासिल नहीं हुआ, हाँ, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो नहीं मिली, लेकिन इसने रियासतों की जनता पर, खासकर पश्चिमी भारत में, एक जबरदस्त पॉलिटाइजिंग इफेक्ट डाला। लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगी, उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अनुभव मिला। और राजाओं को भी सबक मिला होगा। हाँ, राजाओं को भी ये समझ आ गया कि वो सिर्फ अंग्रेजों के सपोर्ट की वजह से टिके हुए हैं, उनकी अपनी लेजिटिमेसी अब क्वेश्चनेबल है। जनता अब चुप नहीं बैठेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि राजकोट और उस समय के त्रावणकोर, मैसूर, हैदराबाद जैसे दूसरे रियासती संघर्षों ने 1947 में आज़ादी के बाद रियासतों के भारत में इंटीग्रेशन की प्रोसेस को आसान बनाया। बिल्कुल। जिन राजाओं ने अपनी आंखों से देखा था कि जनता विरोध करने में सक्षम है, उन्होंने शायद 1947 में विलय यानी इंटीग्रेशन के दबाव का ज्यादा विरोध करने में संकोच किया होगा। अगर 1930 और 40 में ये संघर्ष न हुए होते तो इंटीग्रेशन की प्रक्रिया शायद कहीं ज्यादा मुश्किल, खून खराबे वाली और लंबी होती। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जिस व्यक्ति ने 1947-48 में रियासतों के इंटीग्रेशन में सबसे अहम भूमिका निभाई, वो वही सरदार पटेल थे जो राजकोट जैसे कई रियासती संघर्षों के वेटरन थे। उनका अनुभव यहाँ काम आया। हिस्ट्री वाकई कनेक्ट्स द डॉट्स। वाकई राजकोट की कहानी एक छोटी सी जगह के बड़े संघर्ष, उसके उतार चढ़ाव, गांधी जी के नैतिक प्रयोगों और ब्रिटिश राज की कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स का एक फैसिनेटिंग केस स्टडी है। चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक हैदराबाद की, और वहाँ आज़ादी की लड़ाई वो कैसे लड़ी गई। सोर्स मटेरियल हमारे पास है और मिशन है इससे सबसे ज़रूरी नगेट्स निकालना। बिल्कुल। और हैदराबाद की कहानी हाँ वाकई यूनिक है। साइज और पॉपुलेशन दोनों हिसाब से सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी वो। हाँ। और यहाँ के शासक निज़ाम उस्मान अली खान,
वो 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भी मतलब अपनी गद्दी बचाए रखना चाहते थे, भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। बिल्कुल। यहाँ के हालात ब्रिटिश इंडिया से काफी अलग थे। हाँ, और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे इतनी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, मेजॉरिटी तेलुगु करीब 50%, फिर मराठी 28% और कन्नड़ 22%, ये सब इस ऑटोक्रेटिक रूल के खिलाफ एक साथ आए। जैसा होता ना, मोहल्ले में अगर पानी की दिक्कत हो तो सब मिलकर आवाज उठाते हैं। सही कहा, बिल्कुल वैसा ही। जुल्म ने लोगों को जोड़ दिया था एक तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं निजाम के राज से। ये था कैसा असल में? तो सोर्सेस बताते हैं कि निजाम उस्मान अली खान का शासन वो एकदम पर्सनलाइज्ड ऑटोक्रेसी था। हाँ, मतलब पूरी तरह से उनकी बात ही कानून, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। और एक टर्म आता है सर्फ खास। ये निजाम की पर्सनल जागीर थी। ओहो, सर्फ खास। अंदाजा लगाइए कितनी? पूरे राज्य का 10% हिस्सा। 10%? बहुत ज्यादा ये तो। और इसका सारा रेवेन्यू, सारा पैसा सीधा शाही खर्चे में। सोचिए जैसे आज कोई बड़ा बिजनेसमैन कंपनी का पैसा अपने पर्सनल इस्तेमाल में लाए, वैसा ही कुछ। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ 10% था। राज्य का करीब 30% इलाका जागीरों में बंटा हुआ था। अच्छा। हाँ, मतलब ये जमीन बड़े बड़े जागीरदारों को दी हुई थी और वो किसानों पर मतलब मनमाने इलीगल टैक्सेस लगाते थे, जबरदस्ती वसूली करते थे। बाप रे। और सबसे खराब चीज थी वैथी, यानी फोर्स्ड लेबर, बेकार किसानों से मुफ्त में काम करवाना। ये आज भी कहीं कहीं सुनने को मिलता है ना, दूर दराज के इलाकों में, कि कोई पावरफुल आदमी गरीबों से बिना पैसे दिए काम करवा रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये वैसा ही था, पर ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन था। बिल्कुल सिस्टम का हिस्सा। और ये सिर्फ पैसों की लूट तक ही सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कल्चरल और रिलीजियस सप्रेशन भी जबरदस्त था। जैसे उर्दू को ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज बना दिया गया। अच्छा। सारा सरकारी काम उसी में। अच्छा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी खास उर्दू को प्रमोट करने के लिए बनाई गई, जबकि मेजॉरिटी लोग तेलुगु, मराठी, कन्नड़ बोलते थे। हाँ, 50% तेलुगु, 28% मराठी, 22% कन्नड़। तो इन भाषाओं को एकदम निग्लेक्ट किया गया। हालत ये थी कि जो प्राइवेट स्कूल इन भाषाओं में पढ़ाते थे, उन्हें भी मतलब बंद करवा दिया जाता था। अपनी जबान में पढ़ना भी जैसे गुनाह हो गया था। ये तो बहुत ज्यादा है। और भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं होती ना, वो पहचान का, आइडेंटिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। सही बात है। जब आप किसी की भाषा दबाते हैं तो आप उसकी पूरी संस्कृति, उसके वजूद पर हमला करते हैं। स्कूल बंद, लाइब्रेरी बंद, अपनी भाषा में तालीम नहीं, ये सब बातें लोगों के अंदर जबरदस्त गुस्सा भर रही थीं। नौकरियों में भी भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन था। खासकर ऊंची पोस्ट पर मुसलमानों को डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा हिस्सेदारी दी गई। ये एक तरह का स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन था जो पूरे सिस्टम में रचा बसा था। और धर्म के मामले में भी रोक टोक थी। हाँ, बिल्कुल। आर्य समाज मूवमेंट जो 1920s में समाज सुधार का काम कर रहा था, उसे एक्टिवली दबाया गया। अच्छा। सोर्सेज बताते हैं कि हवन कुंड बनाने जैसी चीज के लिए भी ऑफिशियल परमिशन लेनी पड़ती थी। क्या बात है। ये दिखाता है कि स्टेट का कंट्रोल कितना टाइट था, लोगों की निजी जिंदगी तक में दखल। बिल्कुल। और फिर 1927 के बाद इत्तेहाद उल मुस्लिमीन नाम का संगठन उभरा। हाँ, ये नाम सुना है। ये संगठन इस आइडिया को और मजबूत कर रहा था कि हैदराबाद एक मुस्लिम स्टेट है और निजाम जो है वो डेक्कन में मुस्लिम संप्रभुता के शाही प्रतीक हैं, रॉयल एम्बॉडीमेंट ऑफ मुस्लिम सॉवरेनिटी। ओहो। तो माहौल ऐसा बन गया था, आर्थिक लूट, सांस्कृतिक और भाषाई दमन, धार्मिक रोक-टोक और ऊपर से ये सोच कि एक मुस्लिम राज्य है। इसी दम घोटने वाले माहौल में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस यानी राजनीतिक चेतना ने जन्म लेना शुरू किया। तो पहली हलचल कब और कैसे शुरू हुई? सोर्सेज बताते हैं कि 1922 का नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो पूरे देश में चल रहा था, हाँ। उसकी चिंगारी हैदराबाद तक भी पहुंची। चरखे चलने लगे, नेशनल स्कूल्स खोलने की कोशिशें हुई, शराबबंदी और छुआछूत मिटाने का प्रचार हुआ। गांधी जी और अली भाइयों के फोटो वाले बिल्ले बिकने लगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कॉलेज में कोई बड़ा प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं, पोस्टर्स लगते हैं, पैम्फलेट्स बंटते हैं, माहौल बनना शुरू होता है। हाँ, हालांकि सप्रेशन इतना ज्यादा था कि बड़ी पब्लिक मीटिंग्स करना बहुत मुश्किल था, लेकिन खिलाफत मूवमेंट को थोड़ी ज्यादा खुली छूट मिली हुई थी। अच्छा, वो क्यों? शायद इसलिए कि निजाम सीधे तौर पर तुर्की के खलीफा के खिलाफ जाने से हिचक रहे थे, और इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता भी खूब देखने को मिली, जो बाद के सालों में कम होती चली गई। इसके बाद लोगों ने हैदराबाद पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस करनी शुरू की,
लेकिन मजे की बात यह है, जैसा आउटलाइन में भी था, कि ये कॉन्फ्रेंसेस राज्य के बाहर होती थीं। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है। इतना खौफ था निजाम का। मांगे वही थीं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, हमें हमारे बेसिक सिविल लिबर्टीज मिले, ये वेथी और मनमाने टैक्स बंद हों और हमारी भाषा संस्कृति का दमन बंद हो। इसी के साथ साथ रीजनल कल्चरल अवेकनिंग भी शुरू हुई, खासकर तेलंगाना इलाके में, जहाँ तेलुगु बोलने वाले ज्यादा थे। हाँ, 50%। लाइब्रेरीज खोलना, स्कूल चलाना, पत्रिकाएं निकालना, रिसर्च करना, मतलब कल्चरल फ्रंट पर काम चल रहा था। बिल्कुल। लेकिन सरकार इन कोशिशों पर भी हमला करती थी। लाइब्रेरी बंद, स्कूल बंद, पर ये लोग डटे रहे। कल्चरल रेजिस्टेंस भी एक तरह का पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ही बन रहा था इनडायरेक्टली। ये दिलचस्प है कि आंध्र महासभा शुरू में करीब 1940 तक वो सीधे पॉलिटिक्स में नहीं उतरी। हाँ, वो थोड़ा बच के चल रहे थे शायद। फिर आया 1930-32 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसने पूरे ब्रिटिश इंडिया को हिला के रख दिया था। इसका असर हैदराबाद पर भी पड़ा। बहुत से लोग, खासकर नौजवान, वो ब्रिटिश इंडिया जाकर इस आंदोलन में शामिल हुए, नमक कानून तोड़ा, जेल गए। अच्छा, बाहर जाकर शामिल हुए। हाँ, और जेल में उनकी मुलाकात हुई देश के बड़े नेशनलिस्ट लीडर्स से। वहां से लौटकर उनमें एक नई तेजी आई, एक नई इम्पेशंस, क्या बस बहुत हुआ इंतजार, हैदराबाद में भी बदलाव लाना है। कहते हैं ना, जेल का अनुभव इंसान को बदल देता है, उसे सिस्टम की असलियत दिखा देता है और लड़ने का जज्बा भर देता है। सही बात है। तो अब माहौल गरमा रहा था। बिल्कुल। 1937 में जैसे तेलंगाना में आंध्रा महासभा थी, वैसे ही मराठी इलाके में महाराष्ट्र परिषद और कन्नड़ इलाके में कन्नड़ परिषद भी बन गई। हाँ, रीजनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा था। फिर 1938 में एक बड़ा कदम उठाया गया। तीनों क्षेत्रों के कार्यकर्ता एक साथ आए और फैसला किया कि एक स्टेट वाइड पॉलिटिकल बॉडी बनाई जाए, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, HSC। नाम तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसा था और लोग कांग्रेस नेताओं के संपर्क में भी थे, पर टेक्निकली ये उसकी ब्रांच नहीं थी, एक इंडिपेंडेंट संगठन था। लेकिन देखिए विडंबना, ये संगठन बन पाता उससे पहले ही निजाम सरकार ने इसे बैन कर दिया। अरे, कारण क्या दिया? कारण ये दिया कि ये हिंदुओं का कम्युनल संगठन है, इसमें मुसलमान काफी नहीं है। ये क्लासिक फूट डालो और राज करो वाली टैक्टिक थी। बिल्कुल वही। सरकार से बातचीत भी हुई, पर वो नाकाम रही। तब नेताओं ने तय किया कि अब सत्याग्रह के अलावा कोई रास्ता नहीं। और इस सत्याग्रह के लीडर बनकर उभरे स्वामी रामानंद तीर्थ था। हाँ, स्वामी रामानंद तीर्थ। इनकी बैकग्राउंड भी काफी इंटरेस्टिंग है। मराठी भाषी नेशनलिस्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पढ़ाई छोड़ी, नेशनल स्कूल और कॉलेज गए, बॉम्बे और शोलापुर में ट्रेड यूनियनिस्ट रहे और फिर हैदराबाद आकर एक नेशनलिस्ट स्कूल चलाने लगे। काफी डाइवर्स एक्सपीरियंस था उनका। लाइफस्टाइल बिल्कुल गांधीयन, सादा जीवन, पर सोच नेहरूआइट, यानी मॉडर्न, सेक्युलर, कमाल का कॉम्बिनेशन। लगता है जो पुराने नेता थे वो शायद सीधे टकराव से हिचक रहे थे, इसलिए स्वामी जी जैसे नए जुझारू नेता को आगे आना पड़ा। हो सकता है। तो सत्याग्रह अक्टूबर 1938 में शुरू हुआ। तरीका भी बड़ा यूनिक था। क्या तरीका था? 5 सत्याग्रहियों का ग्रुप होता था, जिसका नेता कोई पॉपुलर फिगर होता था, और उसमें तीनों भाषाई क्षेत्रों के लोग शामिल होते थे। ये ग्रुप पब्लिकली सरकारी बैन को डिफाई करते हुए खुद को स्टेट कांग्रेस का सदस्य घोषित करता था। अच्छा, ओपन डिफायंस। हाँ, हफ्ते में 3 बार 2 महीने तक ये चला। सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, लेकिन लोग डरे नहीं, बल्कि भारी भीड़ जुटती थी समर्थन में। हैदराबाद शहर और औरंगाबाद इसके मेन सेंटर्स थे। गांधी जी खुद इस सत्याग्रह में काफी इंटरेस्ट ले रहे थे। हाँ बिल्कुल, वो लगातार हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर सर अकबर हैदारी को चिट्ठियां लिख रहे थे, सत्याग्रहियों से बेहतर सलूक करने और सरकार का रवैया बदलने के लिए दबाव बना रहे थे। लेकिन फिर दिसंबर 1938 में गांधी जी के कहने पर ही स्टेट कांग्रेस ने सत्याग्रह वापस ले लिया। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, जब मोमेंटम बन रहा था तो पीछे क्यों हटे? हाँ, ये सवाल उठता है। इसकी वजह थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। उसी दौरान 2 और संगठनों ने भी अपना अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया था, आर्य समाज और हिंदू सिविल लिबर्टीज यूनियन। ओहो। आर्य समाज का सत्याग्रह मूलतः धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ था और उसमें देश भर से लोग आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें कम्युनल रंगत आने लगी थी। अब स्टेट कांग्रेस और गांधी जी को चिंता हुई कि लोग उनके सेक्युलर पॉलिटिकल सत्याग्रह और आर्य समाज के धार्मिक सत्याग्रह में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ, और सरकार भी जानबूझकर दोनों को एक जैसा बताकर स्टेट कांग्रेस को हिंदू कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन साबित करने में लगी थी। अच्छा, ये चाल थी सरकार की। बिल्कुल। इसलिए अपनी सेक्युलर आइडेंटिटी बचाने
और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्टेट कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिक विड्रॉल किया। कभी कभी लड़ाई में 2 कदम पीछे हटना भी जरूरी हो जाता है। समझ गया। और इसी बीच एक और जबरदस्त चीज हुई, वंदे मातरम मूवमेंट। हाँ, वंदे मातरम मूवमेंट। कॉलेजों में हॉस्टल की प्रार्थना में छात्रों ने वंदे मातरम गाने की इजाजत मांगी। अथॉरिटीज ने मना कर दिया, बस छात्रों ने हड़ताल कर दी। स्टूडेंट पावर। ये प्रोटेस्ट देखते देखते पूरे राज्य में फैल गया। जिन छात्रों को कॉलेजों से निकाला गया वो पास के कांग्रेस शासित सेंट्रल प्रोविंसेस के नागपुर यूनिवर्सिटी चले गए, जहां के वाइस चांसलर ने उन्हें एडमिशन दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आजकल एक यूनिवर्सिटी का मुद्दा नेशनल इशू बन जाता है और दूसरे कैंपस के छात्र सॉलिडेरिटी दिखाते हैं। सही कहा। और ये वंदे मातरम मूवमेंट बहुत सिग्निफिकेंट था। इससे एक युवा, पढ़ा लिखा और मिलिटेंट कैडरे तैयार हुआ। मिलिटेंट कैडरे? हाँ, मतलब जुझारू। ये छात्र बाद के सालों में आज़ादी के आंदोलन के मेन वर्कर्स और लीडर्स बने। उनमें निज़ाम के रूल के खिलाफ एक जबरदस्त जोश और लड़ने का जज्बा था। ये वो पीढ़ी थी जो बदलाव लाने वाली थी। लेकिन स्टेट कांग्रेस पर बैन तो लगा ही रहा। हाँ, बैन जारी था। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी अब मुख्य रूप से रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, खासकर आंध्र महासभा के जरिए ही चल रही थी। अच्छा। वंदे मातरम मूवमेंट से निकले बहुत से युवा महासभा में शामिल हो गए और यहीं पर 1940 के आसपास एक इम्पोर्टेंट मोड़ आया। क्या मोड़? रवि नारायण रेड्डी, जो महासभा में रेडिकल्स के एक बड़े नेता थे और स्टेट कांग्रेस सत्याग्रह में भी जेल गए थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए। उनके साथ बी यल्ला रेड्डी जैसे और भी नेता थे। ओहो, कम्युनिस्ट प्रभाव। हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे युवा कार्यकर्ता भी लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रभाव में आ गए। अच्छा। अब आंध्र महासभा और ज्यादा रेडिकल हो गई और किसानों के मुद्दों को, जैसे जमीन का सवाल, बेगार, कर्ज, इन सब को जोर शोर से उठाने लगी। और इसी बीच वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। बिल्कुल। और निजाम सरकार को पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को टालने का एक और बहाना मिल गया कि अभी जंग चल रही है, अभी ये सब नहीं हो सकता। टिपिकल डिलेइंग टैक्टिक। स्वामी रामानंद तीर्था ने फिर भी हार नहीं मानी। नहीं, उन्होंने गांधी जी द्वारा चुने गए 6 और लोगों के साथ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम बैन को नहीं मानते। उन्हें सितंबर 1940 में गिरफ्तार कर लिया गया और दिसंबर 1941 तक जेल में रखा गया। गांधी जी ने फिर से कोई बड़ा आंदोलन शुरू करने से मना किया, क्योंकि अब पूरे देश में एक बड़े अखिल भारतीय संघर्ष की तैयारी चल रही थी, क्विट इंडिया मूवमेंट। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ और इस बार गांधी जी ने साफ कर दिया कि ब्रिटिश इंडिया और रियासतों के लोगों में कोई फर्क नहीं है, ये लड़ाई हर भारतीय की है। ये बड़ा शिफ्ट था। बहुत बड़ा। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस AISPC की मीटिंग भी AICC सेशन के साथ ही बॉम्बे में हुई। गांधी जी और नेहरू दोनों ने AISPC स्टैंडिंग कमेटी को एड्रेस किया। गांधी जी ने कहा कि अब लड़ाई सिर्फ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए नहीं, बल्कि भारत की पूरी आज़ादी और रियासतों के भारत में विलय, इंटीग्रेशन के लिए होगी। इंटीग्रेशन की बात खुलकर सामने आ गई। हाँ, रियासतों के आंदोलन को नेशनल मूवमेंट से सीधे जोड़ दिया गया। हैदराबाद में क्विट इंडिया का कैसा असर हुआ? जबरदस्त असर हुआ, खासकर युवाओं पर। बड़े नेता तो फौरन गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन लोगों ने, खासकर छात्रों ने जगह जगह सत्याग्रह किया, गिरफ्तारियां दी। अच्छा। 2 अक्टूबर 1942 को तो महिलाओं के एक जत्थे ने हैदराबाद शहर में सत्याग्रह किया। सरोजनी नायडू को भी उसी दिन गिरफ्तार किया गया था। वाह, महिलाएं भी आगे थी। बिल्कुल। नारे लगते थे, गांधी का चरखा चलाना पड़ेगा, गोरों को लंदन जाना पड़ेगा। सोचिए, उस हैदराबाद में ये नारे लग रहे थे जहां कुछ साल पहले तक अपनी मर्जी से भाषण देना भी मुश्किल था। माहौल वाकई बदल चुका था। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट ने एक और चीज की। इसने कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट रेडिकल्स के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। हाँ, ये कैसे हुआ? कम्युनिस्ट ने दिसंबर 1941 से पीपल्स वॉर की लाइन अपना ली थी। उनका मानना था कि वर्ल्ड वॉर 2 एक एंटी फैशिस्ट वॉर है और इसमें एलाइज यानी ब्रिटेन का साथ देना चाहिए, इसलिए वो क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ थे। अच्छा, ये तो बिल्कुल उल्टा स्टैंड था नेशनलिस्ट से। बिल्कुल। और क्योंकि कम्युनिस्ट अब वॉर एफर्ट को सपोर्ट कर रहे थे, तो निजाम सरकार ने भी उन पर से बैन हटा लिया, ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने किया था। ओहो, तो इसका फायदा मिला कम्युनिस्टों को। हाँ,
नतीजा ये हुआ कि जब सारे नेशनलिस्ट नेता क्विट इंडिया के समर्थन में जेलों में थे, कम्युनिस्ट को बाहर रहकर अपना आधार फैलाने, खासकर किसानों और मजदूरों के बीच खुला मैदान मिल गया। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक दिलचस्प मोड़ था। ये टकराव 1944 में भोंगिर में हुए आंध्रा महासभा के सेशन में खुलकर सामने आ गया। क्या हुआ वहां? नेशनलिस्ट और मॉडरेट एलिमेंट्स महासभा से अलग हो गए और उन्होंने अपनी अलग संस्था बना ली। अब आंध्रा महासभा पूरी तरह कम्युनिस्टों के नेतृत्व में आ गई। जब 1945 में युद्ध खत्म हुआ तो कम्युनिस्ट ने अपनी पीपल्स वॉर वाली लाइन भी बदल दी और संघर्ष पर जो एक तरह की रोक लगी हुई थी वो हट गई। अब जमीन तैयार थी एक बड़े किसान आंदोलन के लिए। और फिर 1945-46, खासकर 1946 का दूसरा आधा हिस्सा गवाह बना तेलंगाना के नलगोंडा, वारंगल और खम्मम जिलों में एक जबरदस्त किसान संघर्ष का। हाँ, तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। बिल्कुल। मुख्य मुद्दे क्या थे? वही पुराने जुल्म, जबरदस्ती अनाज वसूली, फोर्स्ड ग्रेन लेवी, वेथ बेगार, गैरकानूनी वसूली और जमींदारों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जे। ये वो चीजें थीं जो किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बनाए हुए थीं। तो लड़ाई कैसे शुरू हुई? शुरुआत में ये लड़ाई जमींदारों के लठेतों, उनके गुंडों और संघम, आंध्रा महासभा का लोकल नाम था ये, के झंडे तले इकट्ठा हुए किसानों के बीच हुई। हाँ। बाद में राज्य की पुलिस और फौज भी जमींदारों की तरफ से कूद पड़ी। किसान अपने पारंपरिक हथियारों, लाठी, पत्थर, फरसे से मुकाबला कर रहे थे। मुकाबला कड़ा था। हाँ, रेजिस्टेंस काफी मजबूत था, लेकिन सरकारी दमन, रिप्रेशन उतना ही भयानक था। 1946 के अंत तक इस जबरदस्त सरकारी हिंसा के कारण आंदोलन थोड़ा दब सा गया। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, बुरी तरह पीटे गए, कई मारे गए और नेता जेलों में डाल दिए गए। लेकिन क्या इस संघर्ष का कोई पॉजिटिव नतीजा निकला? हाँ, बिल्कुल। इसने तेलंगाना के सदियों से दबे कुचले शोषित किसानों में एक नया कॉन्फिडेंस भर दिया। उन्हें ये यकीन हो गया कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं। ये हार कर भी जीतने वाली बात थी, जिसे कहते हैं मॉरल विक्ट्री। बिल्कुल। इसने आने वाले फाइनल स्ट्रगल के लिए जमीन तैयार कर दी। और फिर आया टर्निंग पॉइंट। 4 जून 1947 माउंटबैटन ने घोषणा की कि अंग्रेज 15 अगस्त को भारत छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, आजादी की तारीख तय हो गई। इसके ठीक 8 दिन बाद 12 जून को निजाम ने अपना फरमान जारी कर दिया कि ब्रिटिश सत्ता खत्म होने पर वो एक सॉवरेन रूलर बन जाएगा। ओहो, मतलब साफ था, नो इंटीग्रेशन विथ इंडिया। हैदराबाद एक आजाद मुल्क बनेगा। ये भारत के नेताओं, खासकर सरदार पटेल के लिए एक सीधी चुनौती थी। बिल्कुल। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, जिस पर से बैन हट चुका था, उसने फौरन 16-18 जून को अपना पहला खुला सेशन किया और 2 टूक मांग रखी। भारत में विलय, एक्सेशन और राज्य में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब आर या पार की लड़ाई थी। हाँ, कुछ महीने पहले ही निजाम ने एक बहुत ही अनडेमोक्रेटिक संविधान थोपने की कोशिश की थी, जिसे स्टेट कांग्रेस ने चुनाव का बहिष्कार करके फेल कर दिया था। अब वो निजाम के खिलाफ खुलकर मैदान में थे। तो अब शुरू हुई अंतिम लड़ाई की तैयारी। स्टेट कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में नेशनल लीडर्स, खासकर सरदार पटेल के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाई। स्वामी रामानंद तीर्था ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा भी है, हमें यकीन था कि हैदराबाद के स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण भारतीय संघ के साथ हथियारों का टकराव होगा, लेकिन इससे पहले एक बड़े पैमाने पर सत्याग्रह आंदोलन करना होगा। प्लान बन गया था। तैयारी कैसे हुई? डीजी बिंदु की अध्यक्षता में एक कमिटी ऑफ एक्शन बनाई गई। ये कमेटी गिरफ्तारी से बचने के लिए राज्य के बाहर से ऑपरेट करती थी। अच्छा, बॉर्डर के पार से? हाँ, शोलापुर, विजयवाड़ा, गडग में बाउंड्री पर ऑफिस खोले गए। बॉम्बे में सेंट्रल ऑफिस बना। फंड्स जुटाने में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने भी मदद की। पूरी प्लानिंग के साथ फाइनल पुश की तैयारी थी। संघर्ष फॉर्मली कब शुरू हुआ? 7 अगस्त 1947 को। इस दिन को जॉइन इंडियन यूनियन डे के रूप में मनाया जाना था। रिस्पॉन्स जबरदस्त था। कस्बों, गांवों में मीटिंग्स हुई, सरकारी बैन तोड़े गए। लोग तैयार थे। बिल्कुल। मजदूर हड़ताल पर चले गए। यहां तक कि बॉम्बे में काम करने वाले 12,000 हैदराबादी मजदूर भी हड़ताल में शामिल हुए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गिरफ्तारियां हुई। ये सब आम हो गया। माहौल पूरा गर्म था। 13 अगस्त को निजाम ने तिरंगा फहराने पर रोक लगा दी। स्वामी जी ने कहा, यह चैलेंज है, हम कबूल करते हैं। और फिर आया 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हुआ। लेकिन उसी सुबह, आजादी के कुछ ही घंटों बाद, स्वामी जी और उनके साथियों को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। अरे, आजादी के दिन ही?
हाँ, पर निज़ाम की इतनी सख्ती के बावजूद 100 छात्रों का एक जत्था हैदराबाद स्टूडेंट्स यूनियन ऑफिस से निकला और उन्होंने शहर के बीचों बीच सुल्तान बाजार में तिरंगा फहरा ही दिया। वाह, क्या हिम्मत थी। ये सीन किसी देशभक्ति फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल, तिरंगा फहराना प्रोटेस्ट का मेन सिंबल बन गया। लोग बड़े क्रिएटिव तरीके निकालते थे। पड़ोसी इंडियन यूनियन टेरिटरीज से तिरंगे झंडों से सजी ट्रेनें हैदराबाद स्टेशन पर आती थीं। अच्छा, ये तो गजब है। छात्र और महिलाएं इस आंदोलन में सबसे आगे थीं। ब्रिजरानी यशोदाबेन जैसी महिला नेताओं का नाम सोर्सेज में प्रमुखता से आता है। जैसे जैसे आंदोलन तेज हुआ, निजाम का दमन और क्रूर होता गया होगा। हाँ, और सबसे खतरनाक डेवलपमेंट हुआ इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हथियारबंद वॉलंटियर्स, जिन्हें रज़ाकार्स कहा जाता था, उन्हें सरकार ने खुली छूट दे दी। रज़ाकार, इनका नाम तो बहुत बदनाम है। कासिम रिजवी इनका नेता था शायद। हाँ, वही। इन्हें हथियार दिए गए और इन्हें लोगों पर, खासकर हिंदुओं और नेशनलिस्ट मुसलमानों पर कहर बरपाने के लिए छोड़ दिया गया। ये तो बहुत ही खतरनाक बात थी। ये रज़ाकार विद्रोही गांव के पास कैंप लगाते और फिर गांव पर हमला करते, लूटपाट, आगजनी, बलात्कार, हत्याएं करते। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एक भयानक उदाहरण था, जहां सरकार अपनी ही जनता के खिलाफ एक प्राइवेट मिलिशिया का इस्तेमाल कर रही थी। ये तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। 29 नवंबर 1947 को निजाम ने भारत सरकार के साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया। मतलब अगले 1 साल तक स्टेटस को बना रहेगा, भारत दखल नहीं देगा। इस समझौते से कुछ शांति हुई? बिल्कुल नहीं, बल्कि रज़ाकारों का आतंक और बढ़ गया। निजाम को लगा कि अब भारत कुछ नहीं कर सकता। हजारों लोग डर के मारे अपना घर-बार छोड़कर पड़ोसी भारतीय इलाकों में बने रिफ्यूजी कैंप्स में भाग गए। हालात बहुत खराब हो गई थी। हाँ, हालात इतने बिगड़े कि लोगों ने अब आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना शुरू कर दिया। सेल्फ डिफेंस में। बिल्कुल। रज़ाकारों के खिलाफ इस आर्म्ड रेजिस्टेंस को ऑर्गेनाइज करने में कम्युनिस्टों ने बहुत अहम भूमिका निभाई, खासकर नलगोंडा, वारंगल, खम्मम के अपने गढ़ों में। हाँ, जहां उनका बेस मजबूत था। किसानों को दलमों, स्क्वाड्स में ऑर्गेनाइज किया गया, उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इन इलाकों में आंदोलन सिर्फ निजाम विरोधी नहीं, बल्कि जमींदार विरोधी रूप भी ले लिया। अच्छा, मतलब सोशल रेवोल्यूशन जैसा। हाँ, कुछ हद तक। क्रूर जमींदारों पर हमले हुए, कुछ मारे भी गए। उनकी जमीनें छीनकर छोटे किसानों और भूमिहीनों में बांट दी गईं। बहुत से बड़े जमींदार डरकर शहरों की तरफ भाग गए। एक तरह का पैरेलल गवर्नमेंट चलने लगा था इन इलाकों में, जिसे ग्राम राज्यम कहा गया। स्टेट कांग्रेस क्या कर रहे थे इस दौरान? स्टेट कांग्रेस ने भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने भी सीमा पर बने कैंपों से आर्म्ड रेजिस्टेंस शुरू किया। वो बॉर्डर पर कस्टम चौकियों, पुलिस स्टेशंस और रजाकार कैंप्स पर छापे मारते थे। अच्छा, वो भी हथियार उठा चुके थे। हाँ, एक तरह से। कम्युनिस्टों के गढ़ों के बाहर स्टेट कांग्रेस ही लोगों के प्रतिरोध का मुख्य संगठन थी। उस समय करीब 20,000 से ज्यादा स्टेट कांग्रेस के सत्याग्रही जेलों में बंद थे। तो संघर्ष नॉन वायलेंट और वायलेंट दोनों रूपों में चल रहा था। सिचुएशन बहुत वोलेटाइल थी। तो आखिरकार हल कैसे निकला? सितंबर 1948 तक ये बिल्कुल साफ हो गया कि निजाम बातचीत से मानने वाला नहीं है। वो लगातार टालमटोल कर रहा था, यूनाइटेड नेशंस जाने की धमकी दे रहा था और रजाकारों का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। तो फिर भारत सरकार ने एक्शन लिया? आखिरकार हाँ, भारत सरकार ने फैसला लिया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। और इसे जानबूझकर पुलिस एक्शन कहा गया, ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध न माना जाए। अच्छा, ये डिप्लोमैटिक मूव थी। हाँ, सेना को बहुत कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। 5 दिन में 18 सितंबर को निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। भारतीय संघ के एकीकरण की प्रक्रिया आखिरकार पूरी हुई। और लोगों का रिएक्शन क्या था? हैदराबाद की जनता ने भारतीय सेना का मुक्ति सेना, आर्मी ऑफ लिबरेशन के रूप में जोरदार स्वागत किया। हर तरफ जश्न का माहौल था, तिरंगे फहराए गए। निजाम और रजाकारों के सालों के जुल्म का अंत हो गया था। एक युग का अंत हुआ। बिल्कुल। हालांकि कम्युनिस्टों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और अब वो इंडियन यूनियन के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखने का फैसला कर चुके थे, जिसने जश्न को थोड़ा फीका जरूर किया, पर वो एक अलग और लंबी कहानी है। अगर हम हैदराबाद या राजकोट जैसे दूसरे प्रिंसली स्टेट्स के मामलों का एनालिसिस करें, तो एक बात साफ दिखती है। क्या? ब्रिटिश इंडिया में जो संघर्ष के तरीके जैसे नॉन वायलेंट, मास सिविल डिसोबीडियंस या सत्याग्रह काफी हद तक कामयाब रहे, वो इन रियासतों में उतने इफेक्टिव साबित नहीं हुए। हाँ, ये बात तो है। क्यों ऐसा?
क्योंकि यहाँ सिविल लिबर्टीज और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज्यादा कमी थी। सरकारें ज्यादा ऑटोक्रेटिक थीं। पॉलिटिकल मैनूवरिंग, जिसे एंटोनियो ग्राम्शी हेजेमोनिक पॉलिटिक्स कहते हैं, उसकी गुंजाइश बहुत कम थी। ब्रिटिश इंडिया की तुलना में भी, जहां फिर भी थोड़ी गुंजाइश थी। और हाँ, ब्रिटिश सरकार का प्रोटेक्शन भी तो ख्याल राजा नवाबों को। वो जानते थे कि अगर जनता का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अंग्रेज सरकार उनकी मदद के लिए आ जाएगी। बिल्कुल, जैसा राजकोट में गांधी जी के उपवास के बावजूद हुआ था। तो इसका नतीजा क्या निकला फिर? नतीजा ये निकला कि इन रियासतों में जो जन आंदोलन हुए, उनका झुकाव वायलेंट मेथड्स की तरफ ज्यादा था। हाँ, ये देखा हमने। ये सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं हुआ, त्रावणकोर, पटियाला, उड़ीसा की रियासतों में भी हमें यही ट्रेंड दिखता है। हैदराबाद में तो हमने देखा कि स्टेट कांग्रेस ने भी आखिर में आर्म्ड रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाया। और अंत में निजाम को काबू में लाने के लिए भारतीय सेना को ही आना पड़ा। नॉन वायलेंस की अपनी सीमाएं थी इन परिस्थितियों में। हाँ, ऐसा लगता है। इसका एक और नतीजा ये भी हुआ कि कम्युनिस्ट और दूसरे लेफ्ट ग्रुप्स, जिन्हें वायलेंस के इस्तेमाल से कांग्रेस जितनी हिचकिचाहट नहीं थी। तेलंगाना, त्रावणकोर, केरला, पटियाला, पंजाब, उड़ीसा, ये वो इलाके हैं जहां लेफ्ट का प्रभाव आज भी काफी ज्यादा है और इसकी जड़ें कहीं न कहीं उन रियासती संघर्षों में हैं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और हाँ, रियासतों और ब्रिटिश भारत की पॉलिटिकल कंडीशंस का यही फर्क कांग्रेस की उस हिचकिचाहट को भी एक्सप्लेन करता है कि वो रियासतों के आंदोलनों को ब्रिटिश भारत के नेशनल मूवमेंट के साथ पूरी तरह मर्ज करने से क्यों कतराते थे। अच्छा। ब्रिटिश भारत का आंदोलन वहां की स्पेसिफिक पॉलिटिकल रियलिटी के हिसाब से डेवलप हुआ था, जो सेमी हेजेमोनिक, सेमी रिप्रेसिव स्टेट थी। साथ ही ये पॉलिटिकल विजडम भी थी कि रियासतों के रूलर्स को बेवजह नेशनलिस्ट मूवमेंट के खिलाफ एकदम कट्टर दुश्मन ना बनाया जाए। हाँ, जब तक जरूरी ना हो। बिल्कुल, कम से कम तब तक जब तक रियासतों की जनता खुद इतनी पॉलिटिकली मैच्योर और ऑर्गेनाइज ना हो जाए कि वो अपने शासकों पर दबाव डाल सके। ये एक बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट था जिसे कांग्रेस निभा रही थी। तो ये थी हैदराबाद रियासत की भारत में विलय की कहानी। दमन, संघर्ष, अलग अलग विचारधाराओं का टकराव और आखिरकार एकीकरण। ये दिखाता है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि देश के अंदर भी कई लड़ाइयां चल रही थीं। बिल्कुल, और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी का अनुभव सबके लिए एक जैसा नहीं था। रियासतों के लोगों को तो डबल लड़ाई लड़नी पड़ी, एक अपने राजा नवाब के खिलाफ और दूसरी भारत की आज़ादी और एकता के लिए। और एक सवाल ये भी छोड़ जाती है ये कहानी सोचने के लिए, क्या रियासतों जैसी एक्सट्रीम ऑटोक्रेटिक कंडीशंस में, जहां बातचीत और हिंसक विरोध के रास्ते लगभग बंद हों, क्या वहां हिंसक प्रतिरोध ही ज्यादा प्रभावी होता है? और उस हिंसा का, चाहे वो स्टेट की हो या लोगों की, समाज पर लॉन्ग टर्म असर क्या होता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये सवाल शायद आज भी रिलेवेंट है जब हम दुनिया भर में अलग अलग तरह के पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को देखते हैं। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 28, The Freedom Struggle in Princely India, of India's Struggle of Independence by Bipin Chandra. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad. Jai Hind.